एक लड़का पेट्रोल चोरी कर रहा था और जैसे वो चोरी कर रहा था, पुलिस वाले की उस पर नजर पड़ जाती है। तुरंत ही पुलिस वाले ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया और रंगे हाथों पकड़ने के बाद उसको हवालात में बंद कर दिया। उस लड़के को हवालात में बंद किया जाता है, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती उससे पहले ही एक और पुलिस वाला कांस्टेबल आता है और कांस्टेबल आने के बाद वो इधर उधर बातचीत कर रहा था। जैसे ही बातचीत कर रहा था तभी बड़े अधिकारी मौके पर आ जाते हैं और बड़े अधिकारी के सामने रोते गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि साहब, इसको आप जेल मत भेजना, कोई कार्रवाई मत करना, ये मेरा इकलौता बेटा है। बस इसमें इसकी तरफ से आपकी माफी मांगता हूँ। और जैसे ही उसने रिक्वेस्ट करना शुरू किया, बड़ा अधिकारी भी पसीज जाता है देखते हुए कि देखो पुलिस वाला का बेटा है। और तभी वे उसे डांटते हैं और डांटते हुए कहते हैं कि बेटा, अगर भविष्य में तुमने कोई ऐसी हरकत की तो देख लेना, तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी धाराओं में कार्रवाई करूंगा। ये कहते हुए उस लड़के को घर जाने दिया जाता है। लेकिन लड़का इकलौता था, पुलिस वाले का बेटा था, उसके लिए कोई अंकुश लगाना बहुत मुश्किल काम हो रहा था। बचपन से ही बहुत ज्यादा लाड़ प्यार से पल रहा था। अब चाहे मोहल्ले में रहे या फिर बाहर रहे, जहां रहे वहां ही दादागिरी करता था। जो सामने पड़ता था उसको मारता था, पीटता था। उसी कुछ ऐसी आदतें चल रही थी। ये आदतें देखने के बाद जो उसका बाप पुलिस वाला होता है, वह अपने बेटे को देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है, परेशान होता है। इतना दुखी, इतना परेशान होता है कि बाप की उम्र 50 साल की होती है। 50 साल की उम्र में वो इतना बीमार होता है कि एक दिन उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही बाप की मौत होती है, अब इस घर में जाहिर सी बात है, बहुत ज्यादा दुखों का पहाड़ टूट जाता है कि एक व्यक्ति जो जिम्मेदार था वही खत्म हो गया। अब जो नालायक बेटा है वो बचा है। लेकिन नियमानुसार अगर देखा जाए तो किसी का बाप अगर अधिकारी है या किसी विभाग में उसकी नौकरी है, तो नौकरी बेटे को मिल जाती है और इसका फायदा उस लड़के को मिल जाता है। लड़के का नाम आशीष होता है और आशीष को जैसे इसका फायदा मिलता है, उसको वो नौकरी मिल जाती है। यानी कि अब वो पुलिस वाला बन जाता है। अब तक चोरी चकारी करता था, मारपीट करता था, लेकिन अब वो खुद पुलिस वाला बन जाता है तो वो ऐसा वैसा पुलिस वाला नहीं बनता, बल्कि एक भ्रष्ट पुलिस वाला बन जाता है। भ्रष्ट पुलिस वाला बन जाता है। यहाँ देखो वहां, जहां देखो वहां वसूली करना, जहां देखो किसी के साथ मारपीट करना। अब उस पर इसी तरह की लगातार ये सब चीजें चल रही थी। लेकिन पुलिस वाले कब तक बर्दाश्त करते, जो बाकी स्टाफ थे। हालात ये पैदा हो जाते हैं कि उसको पूरी पुलिस ने यानी बर्खास्त कर दिया। उसे कहा जाता है कि अब तुम कभी भी ट्राई भी नहीं कर सकते, इस नौकरी के लिए आवेदन भी नहीं कर सकते। जब वो बर्खास्त कर दिया जाता है, रिश्वतखोर तो वो पुलिस वाला था ही, लेकिन उसके बारे में एक बात और पता चली है कि अन्य पुलिस वालों को तो सबके सब हैरान हो जाते हैं। दरअसल उसके बारे में पता चलता है कि इसने पुलिस में रहते हुए पुलिस वाले का मर्डर किया था। अब ये बात सुनते ही बस हड़कंप मच जाता है। और हड़कंप मचना तभी था क्योंकि जो कत्ल हुआ था, वो मर्डर हुआ था, वो 2 साल 10 महीने और 28 दिन पहले हुआ था। फिर पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल करने के बाद न केवल उसको पकड़ा, बल्कि एक और पुलिस वाला उसके साथ शामिल था, उसको भी पकड़ लिया जाता है। और ये कहानी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चाओं का विषय बन जाती है। कैसे वह पकड़ा जाता है, क्या है पूरी कहानी, इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र प्रदेश का जिला है चंद्रपुर और चंद्रपुर जिले का एक थाना लगता है रामनगर। 23 मार्च 2026 सुबह सुबह की बात है। एक लड़का जिसका नाम आशीष महेश षड होता है, उम्र लगभग 28 साल के आसपास होती है, वो थाने पहुंच जाता है सुबह सुबह। और जैसे ही थाने पहुंचता है, जिसकी भी उस पर नजर पड़ रही थी वो उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ में एक छोटी पर्ची होती है। उस पर्ची में कुछ लिखा हुआ था। वो बार बार कह रहा था कि देखो इस बार इस पर्ची को तो पढ़ लो एक बार, मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, देख तो लो। लेकिन कोई भी उसकी पर्ची को ना देखने को तैयार था, ना ही उस पर्ची से क्या लिखा है उस पर्ची के अंदर समझने को तैयार था। मैं जो भी बात कर रहा था सामने पढ़ रहा था, कह रहा था कि मैं तो इसमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा, बड़े साहब से बात करो, बड़े साहब जाने, या फिर जो आसपास दिखाई देता उसकी तरफ इशारा कर दिया जाता। ऐसी ही करते करते वो पर्ची इधर से उधर घूम रही थी।
घूम इसलिए रही थी क्योंकि जो आया हुआ था आशीष महेश शर्मा कि वो खुद पुलिस में था और भ्रष्ट अधिकारी था। भ्रष्ट होने की वजह से ही सब उससे दूरियां बना रहे थे, डर रहे थे कहीं ऐसा ना हो उस पर लगे हुए आरोप इसके ऊपर भी लग जाएं, कहीं हमारे ऊपर ना लग जाएं, इसलिए दूर ही रहेगा तो ज्यादा ही सही रहेगा। कुल मिलाकर वहाँ एसओ आ जाते हैं और एसओ आसिफ शेख जैसे ही आसिफ शेख आते हैं पूछते हैं क्या बात है, तुमने क्यों पूरा थाना अपने सर पर उठा रखा है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। कहता है कि साहब मैं एक पर्ची है, मैं उसे दिखाना चाहता हूँ, उसमें कुछ लिखा हुआ है, इसे पढ़ लीजिए, बाकी जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। उस पर्ची में कई नाम लिखे हुए थे और कई नाम लिखने के साथ साथ लिखा हुआ था कि हमने साहब मर्डर किया हुआ है। बस इतना था, पुलिस वालों में हड़कंप मच जाता है और ये बात निकल के उस अधिकारी से पूरे थाने में गूंजने लगती है कि इसने मर्डर किया हुआ है। इतना था, उसके बाद उसे थाने में ही बिठा लिया जाता है और इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है। इंस्पेक्टर कृष्ण दराड़े को जैसे ही सब इंस्पेक्टर दराड़े को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाती है इसकी जांच की, उनसे कहा जाता है कि भाई इस मामले की जांच पड़ताल करिए और जांच पड़ताल करने के बाद देखिए कहीं ऐसा तो नहीं ये नशे की हालत में हो या फिर कहीं इसका दिमाग खराब हो या और किसी वजह से आकर इस तरह की कोई मनगढ़ंत कहानी तो नहीं दस रहा। कहानी शुरू हो जाती है। अब इंस्पेक्टर जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। जुटने की बात पता करते हैं कि साल 2022 में ये कहानी शुरू होती है। आशीष महेश शेडमा की जो होता है वो एक पुलिस वाले का बेटा होता है। पुलिस वाला का बेटा होने के साथ साथ क्योंकि वह पुलिस लाइन में ही रहता था जहां पर पुलिस के क्वार्टर बने हुए थे, बहुत सारे और भी पुलिस वाले के परिवार वहां पर रहते थे। कॉलेज में एक दिन जा रहा था तो कॉलेज में जैसे ही पहुंचता है वहां एक लड़की दिखाई देती है। उससे 4 साल छोटी लड़की होती है, नाम उसका आर्या होता है। आर्या को आवाज लगाता है, आवाज लगाते हुए कहता है कि आर्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। आर्या कहती है मैंने आपको नहीं पहचाना। उसने कहा तुम एक पुलिस वाले की बेटी हो, तुम्हारे पापा हेड कांस्टेबल हैं जिनका नाम जयंत बल्लावर है। ये लड़की बात सुनती है तो उसे कुछ आश्चर्य हो रहा था। उसने कहा कि आप कैसे जानते हो मुझे, कैसे पहचानते हो। उसने कहा मैं तुम्हें पूरी तरीके से जानता हूँ। तुम अकेली हो अपने माँ बाप के, तुम्हारे पापा और मम्मी हैं और कोई नहीं रहता है। इस तरह की बातें उसने बताना शुरू की। उसने कहा कि मैं भी तो वहीं रहता हूँ जहाँ तुम रहती हो, मेरा थोड़ा घर फासले से है तुम्हारे। लेकिन उस लड़की ने उस लड़के को उससे पहले कभी नहीं देखा था, उसके बारे में भी सुना नहीं था। लेकिन अब कॉलेज मुलाकात होती है तो यहाँ से पहली मुलाकात के बाद उनकी दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती हो जाती है क्योंकि अब यहाँ से एक साथ आना जाना भी हो जाता है। आना जाना होता है तो कॉलेज में साथ रहने की वजह से उनकी दोस्ती थोड़ी गहरी होनी शुरू हो जाती है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है ये पता ही नहीं चलता है। और जब ये पता चलता है तो उस लड़की के पिताजी को ये बात पता चलती है तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है। ये बात देखकर सुनकर कि मेरी बेटी यानी कि आर्या को हमारे ही इस पुलिस वाले के बेटे से प्यार हो गया है। उन्होंने अपनी बेटी को समझाया और बेटी को समझाने के बाद कहा कि बेटा तुम्हें नहीं पता है इस लड़के की हर दिन की घर पे शिकायतें आती हैं। ऐसा कौन सा काम है जो ये नहीं करता है। चोरी ये करता है, चकारी ये करता है, लोगों को परेशान ये करता है, गालियां मारपीट करता है लोगों के साथ। जब देखो तब इसका बाप इससे ज्यादा परेशान रहता है। आए दिन थाने में शिकायत पहुंचती रहती है। इसका बाप हाथ पैर जोड़ जोड़ के माफी मांगता रहता है जो बाकी पुलिस वाले हैं उनसे, रहम की भीख मांगता है। अगर इसका बाप पुलिस वाला ना होता तो देख लेना ये कहीं ना कहीं किसी भी जेल में सड़ रहा होता। इस तरह की बात थी। आखिरकार उस लड़की को बहुत समझाया जाता है लेकिन लड़की अब तक तो मिलती थी खुलेआम लेकिन बाप की इन बंदिशों की वजह से चुपचाप मिलने लगी। बाप ने जब ये बात देखी तो उसका कॉलेज आना जाना भी बंद कर देता है और बाप को इतना गुस्सा आने लगा है कि अपनी बेटी को कई बार वो पीट भी चुका था। या तो वो फोन पर बात करती थी, खुद ही बाप ने उसकी रेकी करना शुरू कर दिया और रेकी इस तरीके से करना शुरू किया कि वो कहीं सचमुच
तो नहीं मिल रही है। जब वो आती जाती तो चुपके से देखा करता था, और जैसे ही बाप को ये बात पता चल जाती है, यानी कि जयंत बल्लाभर को, जो हॉट हेड कांस्टेबल होते हैं, तो अपनी बेटी आर्या को वो खूब पीटा करते थे। अब ये जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे बाप का गुस्सा भी ज्यादा बढ़ रहा है। बाप का गुस्सा कुछ इतना बढ़ने लगता है कि वो अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है, इकलौती बेटी है, ये समझने को तैयार नहीं है, जिस लड़के के चक्कर में पड़ रही है उस लड़के की जिंदगी खुद ही बिल्कुल बर्बाद है। लेकिन इसे तुम समझाओ, अगर ये नहीं समझेगी तो इसका करियर पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। मैं इसे पढ़ा लिखा कर अच्छा कामयाब इंसान बनाना चाहता हूँ, और ये गलत रास्ते पर चलने वाले उस लड़के के पीछे लगी हुई है। बाप अपनी बेटी को समझाता रहा, लेकिन बेटी के दिमाग में कुछ आता नहीं। उधर जो लड़का है आशीष, उसके पिताजी अपने ही बेटे के लेकर हर दिन उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पर शर्मिंदा होना पड़ता था, और वो भी बहुत ज्यादा कमजोर होने लगे। साल 2022 के आखिर में बताया जाता है कि आखिर के महीनों में वो बाप इतना ज्यादा बीमार हो जाता है, आशीष का इतना बीमार होता है कि उसकी मौत हो जाती है। बाप की मौत हो जाती है और बेटे को उसकी मृत्यु आश्रित में नौकरी मिल जाती है। और जैसे ही बेटे को नौकरी मिल जाती है, तब आसपास के लोग कहने लग जाते हैं कि शायद बाप भी मर गया है और नौकरी भी मिल गई है, कि शायद अब ये सुधर जाएगा, क्योंकि इसकी जो हरकतें हैं बाप ने कभी उस पर मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया। यदि मुकदमा दर्ज हो जाता तो शायद ही उसको कभी नौकरी मिलती। अपनी बाप की जगह नौकरी नहीं मिल पाती अगर उसके ऊपर कोई मुकदमा हो जाता। अब लड़की भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती है, उसे लगने लगता है कि अब मेरे पापा शायद कभी एतराज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी सरकारी नौकरी लग चुकी है और वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन लड़की के बाप ने साफ साफ इनकार कर दिया। भले ही चाहे वो पुलिस में लग गया हो, चाहे उसकी नौकरी है, उससे दूर रहना, पास जाने की कोशिश मत करना कभी। लेकिन अगर करोगे तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। बाप ने अपनी बेटी को लगातार ऐसे ही समझाता रहा। जब बेटी मानने को तैयार नहीं होती तो मारपीट हो जाया करती थी। बेटी मानने को तैयार नहीं थी तो बाप ने फिर शराब पीना शुरू कर दिया। शराब पीता था, कम खाता था, तो उसकी दिन भर सेहत खराब होने लगी दिन पे दिन, यानी कि वो परेशान होने होने लगा। जब बेटी को लगातार मारपीट करता था तो और आपत्ति भी करता था कि भई आप उस लड़के से ना मिलो। और लड़की जब एक दिन आशीष से मिलती है लड़के से, तो उसने आशीष को बताया कि बाप मुझे बहुत परेशान करते हैं, कि क्या ऐसा कुछ तुम हटाने के लिए रास्ता नहीं कर सकते, कुछ तरकीब नहीं सुझा सकते। तभी आशीष और आर्या ने मिलकर एक प्लान बनाया, क्यों ना इन्हें हम रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया जाए। और जो हमेशा के लिए रास्ते हटने की जब तरकीब सूझी, तब इन्होंने सोचा कि क्यों ना इनको खाने पीने में कोई जहरीला पदार्थ मिलाया जाए, और जहरीला पदार्थ मिलाने के बाद इन्हें हमेशा हमेशा के लिए नींद की, मतलब मौत की नींद सुला दिया जाए। कुछ इस तरीके की प्लानिंग थी। और इस तरह की प्लानिंग पूरी होती है 24 मार्च 2023 को। यानी कि उस पुलिस वाले, यानी आशीष ने जो अपने बाप की जगह नौकरी पे लगा था, उसने एक ऐसे लड़के का इंतजाम किया जो जहर की व्यवस्था कर सकता था। जहर की व्यवस्था कर दी जाती है। नवीन नाम का लड़का होता है। नवीन ने ये जहर की व्यवस्था की चेतन को दिया, और चेतन को बता दिया गया था कि चेतन फला जगह मिलेगा। उस लड़की आर्या से कहा कि अब इस जहर को तुम्हें उससे मंगवाना है। मैं तो तुम्हारे सामने आऊंगा नहीं, मैं लेके नहीं आऊंगा। इसलिए आर्या नाम की जो लड़की है, जिससे प्यार करता है पुलिस वाले की बेटी, वो भी इकलौती बेटी थी। वो अपने चचेरे भाई से कहती है कि एक शीशी है, तुम्हें फला व्यक्ति जिसका नाम चेतन है वो देगा, तुम जाकर उस शीशी को लेके आना। यानी शीशी के अंदर जहर था। तो चचेरा भाई वो खुद विकलांग है और उसकी उम्र अभी 18 साल भी कंप्लीट नहीं है। उसे सही मायनों में ये मालूम भी नहीं हुआ कि ये क्या करने जा रहे हैं और क्या नहीं। उसे सिर्फ इतना था कि बहन ने कुछ काम बताया है, वो बात मान जाता है और सीधा चला जाता है। जहर की शीशी लाकर वो दे देता है। जैसे ही शीशी उस लड़की के हाथ में आती है, तो ये 25 अप्रैल 2023 की सुबह की बात है, जब वो व्यक्ति यानी जयंत अपनी ड्यूटी पर
ऑफिस के लिए निकल रहा है, उससे पहले ही उसने लड़की ने खाना बनाया। खाना बनाने के साथ साथ कहा कि पापा मैंने आपके लिए मिल्क शेक बनाया है, इसे पीकर जरूर जाइएगा। उसका जो बाप था मिल्क शेक अपनी बेटी के हाथों का बना हुआ जब पी के जाता है, तो पीने के बाद यहाँ तो ठीक था, उसकी मात्रा जहर की जो थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, कम मात्रा में था। लेकिन जब उसे दे दिया जाता है तो वह अभी डीएम की जो ऑफिस है चंद्रपुर, वहाँ प्रशासनिक भवन के पास खड़ा हुआ है। इससे पहले कि वे इधर उधर कुछ करता चक्कर खाता, कि एकदम से वो पुलिस वाला यानी जयंत भल्लावर गिर जाता है। और जैसे ही जयंत भल्लावर गिरता है, आसपास लोग देखते हैं कि यार इसे क्या हुआ। तुरंत ही उसे चंदनपुर के हॉस्पिटल में ले जाते हैं, और जैसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं उसे मृत घोषित कर दिया जाता है, यानी वे मर जाता है। जैसे ही उसका मरना था, ये सूचना उस लड़की को पता चलती है, उसकी माँ को पता चलती है। माँ और बेटी रोते हुए आते हैं। माँ को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये जो कुछ हुआ है उसकी बेटी की वजह से हुआ है। आखिरकार माँ और बेटी वहाँ पहुँचते हैं, रो रो के इनका बुरा हाल हो जाता है। माँ बेटी ही बोल बोल बार बार बोल रही थी कि ये ज़्यादा पीने लगे थे, ज़्यादा कमज़ोर हो रहे थे, पता नहीं क्या हुआ। उधर जो पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम से ये क्लियर ही नहीं हो पाता कि मौत की असली वजह क्या थी। हालांकि मौत में कुछ संशय था, प्राकृतिक मौत घोषित कर दी थी। जो बीरा रिपोर्ट होती है वो जांच पड़ताल के लिए भेज दी गई, लेकिन जब लड़की के बयान दिए, उस लड़की के बयान के आधार पर पुलिस वालों ने भी मान लिया कि हाँ ठीक है, हो सकता है नेचुरल मौत हुई हो। एफआईआर दर्ज होती है, सब कुछ होता है, लेकिन पुलिस इसे इस मामले को उतना सीरियस नहीं लेती। और जो लड़की होती है इकलौती, अपने बाप की जगह सरकारी नौकरी, यानी वो पुलिस वाली बन जाती है। वो पुलिस वाली बन जाती है, अब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। उसकी जिंदगी में उसका जो प्यार था आशीष, आशीष अब उससे जब चाहे जहां चाहे मुलाकात करते थे। एक दिन उस लड़की को अपनी माँ को समझाया कि माँ देखो, पापा भी नहीं है, अब मुझे भी नौकरी लग गई है, वो खुद नौकरी करता है, क्यों ना हम लोग शादी कर लें। तो ये साल आता है 2025। इन दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद जिंदगी को आराम से जीने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो आशीष होता है, क्योंकि वो आदतन अपराधी बन चुका था, अब जो पुलिस वाले से पहले जैसे चोरी चकारी करता था, मारपीट करता था, बदमाशी किया करता था, अब उसके पास वर्दी आ चुकी थी। वर्दी में रहकर वह पुलिस वाला गुंडा बन जाता है, यानी भ्रष्ट बन जाता है। किसी से भी वसूली करना उसकी आदत बन जाती है, किसी के साथ भी उसने बदतमीजी करना उसकी आदत बन जाती है। सीनियर सीनियर अगर उससे कोई बात करता है तो उसकी बातों को नहीं मानता, ये उसकी आदत में शुमार हो जाता है। और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना उसकी आदत बन जाती है। कहीं कुछ आपराधिक गतिविधि होती, पता चलता है कि आशीष का हाथ है इसमें। बात शासन तक पहुंचती है। अब बात शासन तक पहुंचती है तो शासन इसको बर्खास्त कर देता है और कहता है कि अब तुम नौकरी नहीं कर सकते, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें टर्मिनेट कर दिया जाता है। इधर वो टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन जो वर्दी उतर चुकी थी, जैसे ही वर्दी उतरती है, नशा अब वो नशे की लत में पड़ जाता है। लेकिन उसका नशा अब घर में ज़्यादा चलने लगता है। जिस लड़की से वो बेइंतहा प्यार करता है, जिस लड़की को पाने के लिए एक मर्डर भी कर देता था, अब उसी लड़की से उसने आए दिन लड़ाई झगड़े फसाद करना शुरू कर देता है। अब लड़की भी परेशान हो जाती है। वो पुलिस की ट्रेनिंग ले रही है, उस पर वो हुक्म चलाता था। दोनों के बीच में ऐसा बताया जाता है कि मारपीट हो जाती है। कहाँ सुनी भी रोज रोज आए दिन होती थी। और ऐसे ही करते करते पहले से ही बर्खास्त चल रहा, ऊपर से घर में झगड़े चल रहे थे। वो अपनी पत्नी से परेशान हो जाता है और पत्नी कहती है मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ, अलग रहना चाहती हूँ। अब जैसे ही इनमें झगड़ा ज्यादा बढ़ा, उस लड़के को थोड़ा गुस्सा आता है। और इतना गुस्सा आता है, ये बताया जाता है कि जनवरी 2026 में बर्खास्त हुआ था। इसके बाद ये उसने 23 मार्च 2026 को थाने में जाता है, और थाने में जाने के बाद एक पर्ची देता है जिसमें लिख देता है कि हमने मर्डर किया है। पुलिस ने जांच पड़ताल में बात सही पाई जाती है और पुलिस इसमें एफआईआर दर्ज कर लेती है। मामला ये
का है, तो इसलिए इसलिए इसमें आईपीसी की धारा लगाई जाती है पुराना मामला होने की वजह से, क्योंकि अपराध जो हुआ है दो 25 अप्रैल 2022 को हुआ था। और जो बीएनएस की धाराएं लगाई जाती हैं जुलाई 2024 के बाद से लगाई जाती है। ये कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करती है। जब रिपोर्ट हाजिर होती है तो रिपोर्ट के हिसाब से ही आशीष महेश शर्मा जो पुलिस वाला होता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो लड़की पुलिस वाली बन जाती है प्रेमिका, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। चेतन उर्फ मोंटी, इसकी वजह से ये जो इंतजाम किया गया है जहर का, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। चचेरा भाई जो पिंकू होता है, अब उसकी उम्र 18 साल कंप्लीट हो जाती है। जब उसने ये अपराध किया था तब वो नाबालिग था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिलहाल अभी इस मामले की जांच पड़ताल चल रही है और इंस्पेक्टर अश्वनी श्याम राव को इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। सीडीआर जैसे ही पुलिस उसमें सीडीआर देखेगी, उस वक्त की सेटिंग क्या थी, उस वक्त की लोकेशन वगैरह क्या थी, क्या नहीं थी, पुलिस इस मामले को सबूत जुटाने में लगी हुई है। सबूत जुटाना वाकई पुलिस के लिए चैलेंज की बात है। ये आसान काम नहीं, क्योंकि 2022 का मर्डर है। अगर इस मामले में पुलिस को ठोस सबूत मिल जाते हैं तो इन दोनों का जेल में रहना तय माना जाएगा। अगर सबूत नहीं जुटा पाए तो जिसने ये पर्ची दी है वह अपनी बात पर टिका रहता है। ये सबूत, ये इसका मामला अदालत में टिके रहने पर मुश्किल है। अगर नहीं टिका रहा तो अपनी बात पर रहा तो हो सकता है इन्हें बड़ी सजा मिल जाए। लेकिन इस घटना का अपने पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश भर में जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि उधर वो इकलौता बेटा, यानी कि उसकी बहन है लेकिन बेटा इकलौता है, उधर ये लड़की इकलौती है, ना कोई भाई है ना कोई उसकी बहन है, एक पापा है और माँ है, और उसने ही अपने पापा को रास्ते से हटाने के लिए जहर दिया, उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर नई कहानी के साथ कल फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।